मैथ्स की पढ़ाई आसान होती है या नहीं होती है? यदि देखा जाए तो मैथ्स बहुत आसान है, क्योंकि कुछ फंडामेंटल्स हैं जिनको हमें सीखना है। यदि हम वो फंडामेंटल सीख जाते हैं तो फिर लेकिन आजकल देखने को मिल रहा है कि जो बच्चा है स्कूल में कुछ सिखा रहे हैं उसको, क्लासरूम में कुछ टीचर पढ़ा रहा है, होमवर्क देता है, तो भाई घर पर आकर जो स्टूडेंट है वो चैट जीपीटी का सहारा ले रहा है। यदि बच्चा केवल आके चैट जीपीटी से उसने क्वेश्चन डाला, आंसर लिख दिया और केवल कॉपी किया, तब तो चीटिंग है। लेकिन यदि बच्चे ने पहले बच्चों का मोबाइल चेक किया जाए या नहीं किया जाए, बच्चे का फ़ोन चेक होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आज मेरा फ़ोन है तो मेरे में कोई पासवर्ड नहीं है, मेरे बच्चे मेरा फ़ोन देख सकते हैं, मेरी वाइफ देख सकती है, और यही मैं बच्चों के लिए। एक हाथ में बच्चे के स्कूल का रिपोर्ट कार्ड हो और दूसरे हाथ में मोबाइल हो। दूसरे हाथ में जो मोबाइल हो वहाँ पर इंस्टाग्राम की चैटिंग हो या फिर यूट्यूब की हिस्ट्री हो, क्रोम की हिस्ट्री हो, कौन सी चीज़ आप बेटर मानते हो कि बच्चे के बारे में बता दे चीज़ें? जो आपको यूट्यूब का या क्रोम का, इंस्टा की जो वॉच हिस्ट्री है वो बच्चे के बारे में। ओलंपियाड को लेकर चर्चा चलती है कि जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड या गिफ्टेड बच्चे होते हैं वही ओलंपियाड में जा सकते हैं। एक्चुअल में ये कॉज एंड इफेक्ट का इन्वर्स रिलेशन है। जो बच्चा ओलंपियाड की तैयारी कर रहा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। 20 साल बाद कौन याद रखेगा कि ये बच्चा उसमें 7th क्लास 8th क्लास में पढ़ता था और मेडल लेके आया था? नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला कि कौन याद रखेगा, लेकिन उस प्रोसेस में मैथ के अंदर जो है वो प्रैक्टिस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है या कॉन्सेप्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं? स्वागत है आपका द खबरू पर। मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़ और आज हमारे साथ कोई नेता नहीं है, एक टीचर है और इनका नाम है आशीष कुमार आर्य, जिनको जो स्टूडेंट्स है वो पहचानते हैं, जानते हैं राजा सर के नाम से। सर स्वागत है आपका। और बातचीत करने से पहले जो लोग देख रहे हैं उनको आपके बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। राजा सर जो है वो एक यूनिक चीज़ पर काम कर रहे हैं, जो वैदिक मैथ है उस पर काम कर रहे हैं, जो NCERT की जो बुक्स है, जो सिलेबस आता है उस पर काम कर रहे हैं मैथ में। और इन्होंने एक कॉमिक बुक भी लेकर आए हैं मार्केट में, और जो बच्चे पढ़ाई कैसे करें आसानी से मैथ की, उसको लेकर भी काम कर रहे हैं। तो सर के बारे में एक बात बताऊं तो ये SSC CGL में 2011 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ऑल इंडिया रैंक इनकी 24वीं थी और राजस्थान के लिहाज से पहली रैंक थी। तो इन्होंने जॉब ज्वाइन की थी, इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर के पद पर थे, लेकिन इन्होंने रिज़ाइन किया और अलग राह इन्होंने पकड़ ली। पहला सवाल सर आपसे, तमाम बातचीत होगी। पहला सवाल आपसे कि जो ये वैदिक मैथ है और जो NCERT की जो मैथ है इस पे तो आप काम कर ही रहे हो, लेकिन एक जो बच्चा होता है वो मैथ में घबरा जाता है, या फिर मैं अपनी बात बोलूँ तो मैथ का नाम लेकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मैथ की पढ़ाई आसान होती है या नहीं होती है? देखो, मैथ्स की पढ़ाई यदि देखा जाए तो मैथ्स बहुत आसान है, क्योंकि कुछ फंडामेंटल्स हैं जिनको हमें सीखना है। यदि हम वो फंडामेंटल सीख जाते हैं तो फिर सारा का सारा जो चीज़ें उसी पे बेस्ड हैं। इसलिए मैथ्स वास्तव में तो आसान है। इसी की कंपेयर अपन करें हिस्ट्री या पॉलिटी, ठीक है ना, तो उनमें एक डिफरेंस है। जैसे मान लो हिस्ट्री में, पॉलिटी में क्या है कि आप कोई भी एक पार्ट उठा के अच्छा बना सकते हो। मैथ्स को टफ इसलिए लगता है क्योंकि मैथ्स एक सीक्वेंस के साथ है, ये फंडामेंटल वे उन पे एक पिलर से पिलर बनते जाते हैं। तो जहाँ भी जिस भी पिलर आपका यदि कोई बीच में पार्ट कमज़ोर रह गया तो फिर उसके आगे के जो पिलर्स हैं वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। इसलिए यदि कोई बच्चा मैथ्स में कहीं किसी पार्ट पे वीक रह गया तो वो वीकनेस उसको हमेशा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसमें जो बच्चा वीक रह जाता है, इसमें गलती किसकी मानते हो आप? जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी मानते हो, टीचर की मानते हो, या पेरेंट्स की मानते हो? देखो, यदि हम अपने जो वैदिक काल से अपना जो एजुकेशन सिस्टम था उससे शुरुआत करते हैं। हमारा सिस्टम कैसा था? हम गुरुकुल होती थी, हम बच्चे को गुरुजी के पास भेज देते थे, सारी जिम्मेदारी गुरु की। तो वो हमारी परंपरा है, उस परंपरा से हम आए हैं। तो माइंडसेट में तो यही है कि आज भी हम क्या देखते हैं, चाहे किसी भी आप इस अच्छे स्कूल की जो होड़ है वो क्यों लगी हुई है, क्योंकि पेरेंट्स के मन में क्या होता है, सबके मन में ये रहती है कि भाई यदि हमने अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया तो हमारे बच्चे का फ्यूचर सेफ है, हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हैं। तो वे इसकी जो एक्चुअल में जो जड़ें हैं वो वहाँ से हैं। तो कुल मिला के यदि हम अपनी इस वैदिक काल से जो परंपरा चली आ रही है गुरु शिष्य की, उस चीज़ को देखें तो सारी की सारी जिम्मेदारी आती है गुरु की। यानी जो टीचर्स हैं, यदि किसी बच्चे को अच्छे टीचर्स नहीं मिले
तो उसका वो सब्जेक्ट वीक रह जाता है। तो पहली जिम्मेदारी तो स्कूल और टीचर्स की है, लेकिन क्योंकि एजुकेशन का भी कमर्शियलाइजेशन हो गया है, वो चीज़ें बची नहीं है गुरु शिष्य वाली, तो फिर उसके अकॉर्डिंग जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी बनती है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि पेरेंट्स को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चे का फ्यूचर, उसकी मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट है, उसकी एजुकेशन को अच्छे से कर पाए। और साथ में जिम्मेदारी बनती है एजुकेशन सिस्टम की भी, ठीक है ना। यदि हमारा एजुकेशन सिस्टम जितना अच्छा होगा, जितना रिफाइंड होगा, बच्चे के लिए वो लर्निंग बहुत आसान हो जाएगी और फन वाली लर्निंग हो जाएगी। जितना अच्छे से हम एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करेंगे उतना आसान है। पेरेंट्स जितना अपने पार्ट्स पे ध्यान देंगे वो आसान है। फिर भी जो मोस्ट जिसकी जिम्मेदारी रहेगी वो है टीचर्स। जो ये वैदिक मैथ है, ये वैदिक मैथ वास्तव में कौन सी मैथ है, या फिर क्या है इसमें, या फिर ये केवल हाइप है? नहीं, वैदिक मैथ से एक बहुत, देखो वैदिक मैथ्स को ज़्यादातर लोग है ना केवल ये समझते हैं कुछ सूत्र दे दिए होंगे, ठीक है ना। अब वो सूत्र कोई बोलेगा कि आईआईटी में काम आता है क्या, ठीक है ना। तो बात आईआईटी में काम आने की वो है ही नहीं। वैदिक मैथ्स एक बहुत अच्छा सिस्टम है मैथ्स को कवर करने का, जिस पे हमें वर्क करना चाहिए। एक्चुअल में वैदिक मैथ्स को मैं केवल सूत्रों में नहीं लेता, मैंने 20 साल हो गए वैदिक मैथ्स पे काम करते हुए, ठीक है ना। मैं उसको एज ए थॉट प्रोसेस के रूप में देखता हूँ, ठीक है ना। हम किसी भी प्रॉब्लम को माइंड में कैसे सोल्व करें, उसका एक माइंड मैप कैसे तैयार करें। यदि बच्चा किसी भी मैथ्स की प्रॉब्लम को माइंड में इमेजिनेशन करने लगता है, 3D में देखने लगता है, तो वो मैथ्स का किंग है। तो वैदिक मैथ्स का जो रोल है, पहला रोल जो फॉर्मूले हैं वैदिक मैथ्स के, जो सूत्र हैं, उन सूत्रों से बच्चे का मैथ्स का डर खत्म होता है। उसको लगता है कि मैं किसी भी कैलकुलेशन को, जैसे 92 × 98 है, इसको बच्चा 2 मिनट में कर देगा। कैसे 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया 90 और 2 को 8 से किया 16, 9016, ये आंसर है। तो यहाँ से उसका जो मैथ्स का फियर है वो फियर ख़त्म होगा। अब आपको एक रिसर्च बताता हूँ। अभी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ, उसमें ये देखा कि जो बच्चे को यदि हम कोई मैथ्स प्रॉब्लम दें, एफएमआरआई की गई बच्चे की माइंड की, तो बच्चे को हम यदि मैथ्स प्रॉब्लम देते हैं तो उसके माइंड का वही हिस्सा एक्टिवेट होता है जो वो बच्चा यदि सांप देखेगा तो होगा, ठीक है ना। यानी देखो कितना गजब का लिंक है कि मैथ्स की प्रॉब्लम भी बच्चे को उतना ही डराती है जितना एक सांप डराता है। तो ये जो फियर है ना, ये फियर खत्म करने में वैदिक मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है। वो बचपन से ही बच्चे को ना कैलकुलेशन के लिए इतना आसान बना देती है और उसकी थॉट प्रोसेस को इस लेवल पे डेवलप करती है कि वो डर खत्म हो जाता है, बच्चे को आसान लगता है। लेकिन इसमें एक काउंटर क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे कि इतने सालों तक जो नॉर्मल मैथ चल रही है स्कूल में, जो हमने पढ़ी, आपने भी पढ़ी होगी, ये उस समय वैदिक मैथ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं सुना था उस समय, तो मैंने अब तो सुनने लगा हूँ। लेकिन ये केवल मतलब वास्तव में है क्या ये वैदिक मैथ? मुझे क्या इससे फायदा हो जाएगा? क्योंकि जो इंजीनियर, जो डॉक्टर बने हैं, वो पहले भी इसी ऐसी जो वे में पढ़ते हैं वैसे पढ़कर बने। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि भाई आज हमें वैदिक मैथ्स की क्या जरूरत है, जबकि हमारे डॉक्टर्स और इंजीनियर तो वो रट्टा मार के भी बन रहे थे, ठीक है ना। देखो, ये ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जिस रटाफिकेशन से हमने इतने इंजीनियर्स पैदा किए, इतने डॉक्टर्स पैदा किए, तो हम उसको अब थॉट प्रोसेस को या उस मेथड को क्यों बदलें। बात केवल वैदिक मैथ्स की नहीं है, हमें पूरे के पूरे सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। देखो, आज हम एआई पे बात करते हैं। एआई को डेवलप करने में जो सबसे पहला फाउंडेशन है, एआई के कोई भी मॉडल को डेवलप करने में जो सबसे पहला फाउंडेशन है वो है मैथ्स। आप किसी भी, चाहे इलोन मस्क को सुन लो, चाहे आप बिल गेट्स को सुन लो, चाहे आप जो एआई के इंजीनियर्स हैं, एंड्रे करपाती, ये बड़े बड़े नाम हैं, इलिया, इन सब को सुनोगे तो वो ये बोलेंगे कि यदि बच्चे को एक सब्जेक्ट सिखाना है तो वो मैथ्स होना चाहिए, यदि बच्चे को 2 सब्जेक्ट सिखाने हैं तो मैथ्स प्लस फिजिक्स होना चाहिए। ये फ्यूचर है। हमने कितने एआई के मॉडल दिए हैं दुनिया में? 0। आज इंडिया का एक भी एआई मॉडल नहीं है जो टॉप क्लास में शामिल हो। सारे के सारे या तो यूएस हैं या चाइनीज हैं। और आप देखो जो ओलंपियाड्स में गोल्ड मेडल देखो आप, सारे के सारे चाइना के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, चाइना 1 नंबर पे है मैथ ओलंपियाड्स में। अमेरिका है वो टॉप क्लास में है, ठीक
ठीक है ना। तो जो ये कह देना कि ये रटाफिकेशन से हमने इंजीनियर पैदा कर दिए, भाई तुमने इंजीनियर पैदा कर दिए, वो क्या है, कलर का है। कितने रिसर्च पेपर से जाते हैं, कितने फील्ड मेडल्स इंडिया वालों को मिले, कहाँ मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये कहना कि रटाफिकेशन से सब चीज़ सही चल रहा था, गलत है। हमें और वैदिक मैथ्स ऐसा नहीं कि हम केवल वैदिक मैथ्स अप्लाई कर देंगे तो सब कुछ बदल जाएगा, नहीं, वो एक पार्ट है बचपन से बच्चे के फियर को ख़त्म करने का, उसके लिए मैथ्स को इंगेजिंग फन लविंग बनाने का। जैसे बच्चा वैदिक मैथ्स पे काम करेगा वो उसके लिए इंगेजिंग हो जाएगा और उसके लिए फन हो जाएगा। लेकिन आजकल देखने को मिल रहा है कि जो बच्चा है स्कूल में कुछ सिखा रहे हैं उसको, क्लासरूम में कुछ टीचर पढ़ा रहा है, होमवर्क देता है, तो भाई घर पर आकर जो स्टूडेंट है वो चैट जीपीटी का सहारा ले रहा है। तो ये एक नया इसको चैलेंज के तौर पे देखते हो या फिर कैसे देखते हो? चीटिंग कर रहे हैं बच्चे या कैसे देखते हो? देखो, ये यदि बच्चा केवल आके चैट जीपीटी से उसने क्वेश्चन डाला, आंसर लिख दिया और केवल कॉपी किया है, तब तो ये चीटिंग है, ओब्वियस चीटिंग है। लेकिन यदि बच्चे ने पहले उसके साथ उलझा, बच्चे ने मैथ्स की प्रॉब्लम को समझा, उस प्रॉब्लम के साथ उसने वर्क किया और उसके साथ उसने लड़ा, उस प्रॉब्लम के साथ 1 दिन लड़ा, 2 दिन लड़ा, उससे नहीं हुआ, तब उसके लिए चैट जीपीटी का यूज करना बेनिफिशियल है। आप ये देखो कि चैट जीपीटी या जेमिनाई, गूगल जेमिनाई से तो दुनिया का सारा नॉलेज एक फ़ोन में आ गया। यदि आपको पहले कोई क्वेश्चन नहीं आता था तो बच्चे क्या करता, परेशान होता, पेरेंट्स को भी नहीं आ रहा है तो वो कहाँ स्कूल में जाता, कोचिंग की तरफ ढूंढता, कोचिंग वाले को भी जरूरी नहीं कहे। तो आज तो आप किसी भी लेवल की, ओलंपियाड लेवल की प्रॉब्लम्स फ़ोन पे देख सकते हो। लेकिन ये बेनिफिशियल तभी है जब बच्चा पहले उस प्रॉब्लम के साथ जूझता है, लड़ता है, उसको सोल्व करने के लिए एफर्ट करता है, तभी उसको समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे आज आप एक बच्चा प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए एफर्ट कर रहा है, फिर जितना जल्दी उसको फीडबैक लूप मिलता है, मतलब उसको क्यों नहीं आया, उसको फटाफट किसी, और एआई तो इतना जीनियस हो गया कि वो जीनियस उसको बता देता है कि बेटा यहाँ पे गलती है, ये गलती कर रहा था, तो उसके लिए तो उससे बढ़िया क्या होगा यार। आपने जैसा मैंने आपके बारे में शुरुआत में बताया था कि आपने अपनी जॉब छोड़कर, रिज़ाइन देकर एक नया कॉन्सेप्ट के लिए आपने अपना ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया नियॉन यूनिवर्स नाम से। हाँ। तो इसके पीछे क्या कहानी है? और एक सरकारी जॉब का अभी भी लोगों के दिमाग में है कि जॉब मिल गए तो हम सिक्योर है लाइफ में और सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तो ये नियॉन यूनिवर्स शुरू करने के पीछे कहानी क्या है और कंफर्टेबल जोन से निकलकर कुछ चैलेंजिंग या फिर अलग राह कैसे पकड़ी आपने? देखो, नियॉन यूनिवर्स की बात करते हैं। पहले नियॉन क्लासेज के नाम से हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट था, एसएससी, बैंक, रेलवे के लिए। तो नियॉन का मतलब है, इसमें रूट वर्ड आता है नियो, NEO, नियो मतलब होता है नया। तो जो नियॉन का मतलब हो गया नया। हमने हमेशा कुछ नया करने के लिए क्या, अब सरकारी नौकरी में ठीक है, सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी भी है, सरकार समाज में रेपुटेशन भी है, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और मेरा तो घर से केवल 5 किलोमीटर ऑफिस था, तो एक पूरी सुख सुविधा की ज़िंदगी थी। वो सब छोड़ने का और ये स्ट्रगल की लाइफ चूज करने का पीछे रीज़न ये था कि कुछ अच्छा करके जाना है। वहाँ बहुत लिमिटेशन है, ठीक है ना। तो नियॉन मतलब नया, और यूनिवर्स मतलब एक ऐसा यूनिवर्स, नया यूनिवर्स, जहाँ पे बच्चा किसी भी सब्जेक्ट को एंजॉय करके पढ़े, उसको अलग लेवल पे लेके जाए। और स्पेशली अभी हम लोग, हमारी पूरी टीम मैथ्स पे काम कर रही है, तो मैथ्स को ऐसा बनाना है। आपको एक चीज़ और बताऊं, आर्यों का पास टाइम होता था मैथ्स की पजल सोल्व करना। मतलब आज से हज़ारों साल पहले हम जब फ्री होते थे तब हम मैथ्स की पजल सोल्व करते थे। और आज हम कहाँ हैं? आज हम मैथ्स के ओलंपियाड्स में देखो या मैथ्स के इनोवेशन में देखो, नए जो थ्योरीज आ रही हैं उनमें देखो, हम बहुत पीछे हैं। उसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि बहुत सालों तक विदेशी ताकतों का आधिपत्य रहे, हम स्वतंत्र नहीं रहे। तो अब हम जब आज़ाद हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, तो एक जीवन का मिशन है मेरा कि हम मैथ्स में दोबारा बहुत आगे जाएं। आज आप देखोगे कि जो नंबर सिस्टम है वो हमने दिया है दुनिया को, पूरी दुनिया में जो नंबर सिस्टम है वो हमारा दिया हुआ है, और उससे जो हमारी ग्लोरी थी उस ग्लोरी को दोबारा अचीव करना है। और भारत के हर बच्चे को मैथ्स में इतना जीनियस बनाना है कि वो पूरी दुनिया में तहलका हो जाए कि यार इंडिया के बच्चे हैं, ये मैथ्स में इनको कोई हरा नहीं सकता। तो वास्तव में हमारे बच्चे हैं ऐसा, केवल एक ऐसे सिस्टम की उनको एक मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो जैसे वो चीज़ बनेगी
हम आगे निकल जाएंगे। आपने जो ये मैथ के अंदर नई चीज़ शुरू करके जो कॉमिक वाला कॉन्सेप्ट लेके आए हो, इंट्रोड्यूस करवाया है, ये कैसे अलग है, जैसे कैसे सुपीरियर है ये नॉर्मल जो टेक्स्ट बुक में जो मैथ होती है उससे? देखो, अभी एक रिसर्च था ड्यूअल थ्योरी का, उसमें क्या होता है कि जब बच्चा पढ़ भी रहा है, इमेजेस देख रहा है, वीडियो देख रहा है, उनको सुन रहा है, समझ रहा है, तो उसका जो कॉग्निटिव लेवल है या उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बेहतर बन जाती है। तो कॉमिक्स में का जो कॉमिक्स बनाने का जो सबसे बड़ा रीज़न था वो ये था कि जो मैथ्स है वो इंटरेस्टिंग बन जाए, वो कहानी में बन जाए। बच्चा जो कहानियाँ हैं उनको लंबे टाइम तक याद रखता है, तो वो कॉमिक के साथ जब पढ़ेगा ना तो उसका वो फियर ख़त्म हो जाएगा, वो इंगेजिंग लगेगा। और कॉमिक्स में भी बहुत रिसर्च किया है, आप देखोगे कि कॉमिक में जो कैरेक्टर्स बनाए हैं वो बहुत रिसर्च के साथ बनाए हैं, और जो कहानियाँ बनी हैं उनमें भी एक चैलेंजिंग है। जो विलेन है वो चैलेंज करता है सुपर हीरो को, अपनी जो कॉमिक्स है नियॉन यूनिवर्स की, उसमें वो सुपर हीरो को चैलेंज करता है कि भाई तुम्हें ये चीज़ जीतनी है तो इसके ये चैलेंज है, इसको सोल्व करो। अब वो चैलेंज मैथ्स के हैं, वो बोलेगा कि 95 का स्क्वायर बताओ, ठीक है, फटाफट। मूवी की तरह हमने वीडियोज भी बनाए हैं, तो मूवी चल रही है, मूवी की फॉर्म में, और विलेन बोलते हैं कि 95 का स्क्वायर बता फटाफट, तब ये चीज़ आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। तो बच्चे के लिए वो एक चैलेंजिंग भी आ गया, लेवल बाय लेवल। एग्जैक्टली, लेवल बाय लेवल। तो इसमें ये आपने जो वीडियोस बनाए, आपने अभी कहा, तो ये वीडियोस केवल मनोरंजन के हिसाब से है या फिर कुछ नहीं, ये एजुकेशन पर्पस से लॉजिकल लगते थोड़े से? नहीं, ये पूरी तरह लॉजिकल है, और इसके बेस हमने 2 तरह के कॉमिक्स बनाई हैं। पहली वैदिक मैथ्स और मेंटल मैथ्स पे बेस्ड है, जहाँ पे वो चैलेंज चलता है और वैदिक मैथ्स और मेंटल मैथ्स के कॉन्सेप्ट आते हैं। दूसरा कंप्लीटली एनसीईआरटी की जो गाइडलाइंस हैं उन पे बेस्ड है। एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं क्लास वाइज, ठीक है, मान लो हम क्लास 5 का एक कॉमिक बना रहे हैं फ्रैक्शन चैप्टर की, तो पूरी तरह जो एनसीईआरटी की बुक है उनके साथ वो लिंक्ड है। तो बच्चा यदि कॉमिक पढ़ रहा है, सबसे पहले वो कॉमिक पढ़ रहा है तो उसका इंटरेस्ट आ गया कि फ्रैक्शंस क्या हैं, कितने तरह के हैं, उनको कैसे कंपेयर करेंगे, कौन बड़ा फ्रैक्शन है, कौन छोटा है, वो सारी कॉमिक में, वीडियो में कहानी चलेगी। और फिर जब बच्चा टेक्स्ट बुक में जाएगा ना तो उसके लिए वो आसान हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। एक और इसमें काफ़ी कंट्रोवर्शियल एक टॉपिक चलता है कि बच्चों का मोबाइल चेक किया जाए या नहीं किया जाए। आजकल है कि मेरी प्राइवेसी है, मम्मा पापा मेरा फ़ोन चेक मत करना, मेरी चैटिंग मत पढ़ना। तो ये जो फ़ोन चेक करने वाली जो चीज़ है, जो बात है, इस पर राजा सर क्या कुछ राय रखते हैं? देखो, इसमें बहुत से पेरेंट्स ये सोचते हैं कि भाई जैसे मान लो अभी हमने एक वीडियो बनाए हैं कॉमिक्स के, तो सर ये तो आप फ़ोन दे रहे हो बच्चे को, तो फ़ोन तो नॉलेज है, यदि आप उस फ़ोन का बच्चा यूज़ कर रहा है नॉलेज के लिए तो उससे चैट जीपीटी वाली बात आ गई। यदि कोई बच्चा चैट जीपीटी को अपने नॉलेज को इन्हांस करने के लिए काम में ले रहा है तो उससे बड़ा कोई पावर है ही नहीं। सारी दुनिया का सारा नॉलेज आपको आपके अंगुलियों के इशारे पे आ गए, ठीक है। तो वैसे ही आप बच्चे को फ़ोन छुड़वाना सही नहीं है। बच्चे का फ़ोन चेक होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आज मेरा फ़ोन है तो मेरे में कोई पासवर्ड नहीं है, मेरे बच्चे मेरा फ़ोन देख सकते हैं, मेरी वाइफ देख सकती है, और ये मैं बच्चों के लिए है, ठीक है ना। तो मेरी बेटी रोमा है तो वो मेरा फ़ोन देखती है, उसमें मुझे मेरे फ़ोन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि बच्चा नहीं देख पाए। तो वही जब पेरेंट्स, आज मैं इस लेवल पे हूँ तो 5 साल बाद जब रोमा बड़ी होगी, टीनेज में जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि उसको कभी ये फील आएगा कि उसके फ़ोन में कोई ऐसी प्राइवेसी है कि वो मैं उसका फ़ोन नहीं चेक कर सकता। अब पेरेंट ये चाहें कि भाई मैं मेरे फ़ोन में तो पता नहीं क्या रखूँ और उसको पासवर्ड लगा के हैक वो छुपा के रखूँ सारी चीज़ें, और बच्चे का फ़ोन में चेक कर लूँ, तो वो कैसे पॉसिबल होंगे। तो आपका ये कहना है कि प्राइवेसी नाम की कुछ चीज़ होनी नहीं चाहिए, तो कम से कम माँ बाप के रिश्ते में तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मोबाइल से ही एक और क्वेश्चन आता है कि एक हाथ में बच्चे के स्कूल का रिपोर्ट कार्ड हो और दूसरे हाथ में मोबाइल हो। दूसरे हाथ में जो मोबाइल हो वहाँ पर इंस्टाग्राम की चैटिंग हो या फिर यूट्यूब की हिस्ट्री हो, क्रोम की हिस्ट्री हो, और दूसरे हाथ में रिपोर्ट कार्ड। तो दोनों से तुलनात्मक कौन सी चीज़ आप बेटर मानते हो कि बच्चे के बारे में बता दी चीज़ें? देखो, ऑब्वियसली क्या सोच रहा है, क्या दिख रहा है? ऑब्वियसली जो आपको
यूट्यूब का या क्रोम का, इंस्टा की जो वॉच हिस्ट्री है वो बच्चे के बारे में 3D में पिक्चर बताएगी आपको, ठीक है। 360 व्यू देगा कि बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है, उसके आइकन्स कौन से हैं, किनको वो अपना फॉलो कर रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें तो वहीं से मिलेंगी। एक्चुअल में बच्चे यदि पेरेंट्स वॉच हिस्ट्री देख पा रहे हैं बच्चे का, और मुझे नहीं लगता कि भाई कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि वो बच्चे उसको छुपाएं। बचपन से ना हमें बच्चे को इस लेवल पे तैयार करना होगा कि वो वॉच हिस्ट्री वगैरह, यानी मतलब वो चीज़ें खुली किताब की तरह रहें। तो वहाँ से हमें ये पता चलेगा कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। रिपोर्ट कार्ड तो केवल एक आज इस एजुकेशन रटेफिकेशन है, और क्या है, तो उस रटेव एजुकेशन का एक प्रतिबिंब है। हम उससे ये जज कर ही नहीं सकते कि ये बच्चा लाइफ में सक्सेस होगा या नहीं होगा। लेकिन यदि आपके पास उस बच्चे का सोशल मीडिया का पूरा है तो हम ये जो उससे ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि भाई बच्चों को या पेरेंट्स को आपस में कोई चीज़ छुपानी चाहिए, ये जो शेयर करना चाहिए। स्मार्टफोन का जो कॉन्सेप्ट आया था, तो स्मार्टफोन का कॉन्सेप्ट ऐसा था कि पहले जो बच्चे आज की तुलना में देखे 20 साल पहले चलते हैं, तो वहाँ पर बात करते हैं तो वहाँ किताब पढ़ते थे, खेल खेलते थे, आउटडोर गेम्स खेलते थे। आज के दौर में मोबाइल पर ही गेम में टिका है, मोबाइल ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। तो जो 20 साल पहले का बच्चा और आज का जो बच्चा है उसमें क्या फ़र्क आया है? राजा सर क्या कुछ मानते हैं? देखो, सबसे पहले बहुत से पेरेंट्स से मेरी बात होती है तो पेरेंट्स बोलते हैं कि सर हमारा बच्चा तो खेलने ही नहीं जाता, या हमारा बच्चा बुक कभी पढ़ता ही नहीं है, पूरे दिन फ़ोन पे लगा रहता है। तो मेरा उनसे पहला क्वेश्चन होता है कि भाई साहब आप बुक पढ़ते हो क्या? आप कितनी देर फ़ोन चलाते हो? अब पेरेंट्स है ना, मतलब मैं क्या बोलूँ, वो खुद पूरे दिन फ़ोन पे लगे रहेंगे और बच्चे से उम्मीद करेंगे कि वो बुक पढ़े। रात को टाइम मिलता है तो वो 2 घंटे फ़ोन पे रील देखते रहेंगे पेरेंट्स, और वो बच्चे से उम्मीद करें कि वो दूसरे के रूम में बैठ के अपनी पढ़ाई करेगा। उनके दोहरे रवैये के कारण हो सकता है। एग्जैक्टली। जब बच्चा तो पेरेंट को देख के सीखेगा ना, वो कोई भी बच्चा है वो देख के सीखता है, उसको आप डरा के धमका के कंट्रोल नहीं कर सकते। जब पेरेंट्स जो बुक पढ़ेंगे तो बच्चे को भी ये लगेगा कि मुझे बुक पढ़नी है। जब पेरेंट्स उसको बोलेंगे कि मैं फ़ोन में बेटा ये चीज़ें देखता हूँ, ठीक है, अच्छी मोटिवेशनल चीज़ें देखता हूँ, नॉलेज वाली चीज़ें देखता हूँ, तो बच्चे को मैसेज जाएगा कि भाई मैं भी ये देखूँ। अब पेरेंट्स मान लो नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज़ देख रहे हैं, पूरी रात बैठ के देख रहे हैं, ठीक है, तो वो बच्चा भी ये सीख रहा ना यार, समझ रहे हो? तो प्रॉब्लम बच्चों में नहीं है, प्रॉब्लम उनको जो माँ बाप को देख रहे हैं ना, प्रॉब्लम वहाँ पे है। और ये जिम्मेदारी पेरेंट्स को लेनी पड़ेगी। यदि वो चाहते हैं कि उनका बच्चा बुक्स पढ़े तो उनको पहले खुद बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो इस बात में तो एग्री मैं भी करता हूँ, लेकिन एक ये धारणा बनाई जा रही है या वाकई है धारणा कि जो लड़के और लड़कियों की तुलना अगर करें मैथ में तो लड़के ज़्यादा होशियार है या लड़के ज़्यादा होशियार है? क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ये केवल धारणा बना रखी है। और इस धारणा, ये केवल धारणा है कि भाई लड़कियों को मैथ्स कमज़ोर है या लड़कियां मैथ्स में नहीं हैं। और इस धारणा के पीछे ना बहुत सालों का हमारा इतिहास भी रहा है, क्योंकि हम अभी भी लड़कियों के लिए क्या सोचते हैं कि उसके लिए डॉक्टर की जॉब या टीचर की जॉब अच्छी है। अभी कुछ दिन पहले नीट का रिजल्ट आया था, तो मैं रिजल्ट में देख रहा था तो वहाँ 50% से कुछ ज़्यादा, मतलब 50 to 53% तो लड़कियां थी सिलेक्टेड नीट के लिए, और 48-47% बच्चे थे, लड़के थे। तो अब आप ये देखो कि जब नीट में भी साइंस आ रही है, ठीक है, तो अब ऐसा इसलिए नहीं है कि लड़कियां बायो में अच्छी हैं, इसलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि पेरेंट्स ये मानते हैं कि बच्चों के लिए डॉक्टर का जो पैसा है, ठीक है, वो अच्छा है, टीचर अच्छा है, उनके लिए जॉब अच्छी है।
इसलिए वो बचपन से वही माइंड सेट करते चलते हैं। सिक्योरिटी के हिसाब से इस एग्ज़ाम में वो देखकर एग्ज़ाम देखकर सिक्योर रहेगी, कुछ दिक्कतें नहीं होगी। हाँ, कुछ नहीं वो, लेकिन वो पुराने ज़माने की बात होगी यार। टीचिंग लाइन हो गई। हाँ, नहीं लेकिन अब जो मेरे हिसाब से जो नया टाइम आ रहा है एआई वाला, तो इसमें बिना मैथ्स के बच्चा एक्सेल कर पाएगा लाइफ में, बहुत मुश्किल है। इसलिए बच्चियाँ हों या चाहे बच्चे हों, उनको मैथ्स ज़रूर करवानी चाहिए, और बच्चियाँ किसी भी एंगल से पीछे नहीं हैं। और मैं अपनी बेटी रोमा की बता देता हूँ, वो मैथ्स में गोल्ड मेडल जीत रही है। और जब वो बिल्कुल छोटी थी, ठीक है ना, तब भी अपने इसी चैनल पे हमने पहला शॉट ये बनाया था कि मैं ओलंपियाड्स में, मैथ ओलंपियाड्स में गोल्ड मेडल जीतूंगी और भारत का नाम रोशन करूँगी जी। तो इसमें एक सवाल और आता है कि जो क्लास में फ्रैक्शन जो कैलकुलेशन करवाई जाती है, जो मार्क्स आते हैं मैथ के अंदर, वो अच्छे आते हैं नंबर, लेकिन जो वही बच्चा घर पे आता है, कोई अंकल आ जाए, कुछ मैथ का सवाल पूछ ले, जो कॉपी में वो दे के आया है एग्जाम, उसमें वो अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, लेकिन घर पर कोई पूछता है या फिर चपाती की कैलकुलेशन के बारे में पूछा जाता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। देखो, ये एक्चुअल में आपने एक पूछा कि सर रटाफिकेशन से तो डॉक्टर इंजीनियर बन ही रहना। हाँ। तो ये उस चीज़ का भी रिप्लाई है। हमने क्या देखा कि जब बच्चा स्कूल में फ्रैक्शन का चैप्टर करके आ रहा है, तो वहाँ तो फ्रैक्शन को सारी चीज़ बता देगा, लेकिन वही जब आप उसको रोटी पे चपाती खा रहे हैं ना, उस पे यदि आप उसको फ्रैक्शन बना के पूछ लोगे तो वो गच्चा खा जाएगा। एक रिसर्च हुआ है अभी, उस रिसर्च में क्या था कि कुछ स्कूल के बच्चे थे और कुछ ऐसे बच्चे थे जो अपने फादर के साथ जो दुकान पे बैठते हैं, ठीक है। तो उनमें दोनों में क्या कंक्लूजन निकला कि जो बच्चे दुकान पे बैठते हैं वो जो कैलकुलेशन थी उसमें, जैसे प्रॉफिट लॉस है या सिंपल कैलकुलेशन, उसमें बहुत माहिर थे, मास्टर थे। लेकिन जैसे उनको सेम वही क्वेश्चन से, सेम वही प्रॉब्लम से उनको बुक के फॉर्म में, क्वेश्चन की फॉर्म में लिख के दी गई, तो वो सोल्व नहीं कर पाए। इसके उलट क्या था कि जो बच्चे किताबी ज्ञान में, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, अच्छे स्कूल में, ठीक है, वो जो बच्चे थे वो किताबी ज्ञान में तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे वो किताबी ज्ञान की जो प्रॉब्लम उनको रियल लाइफ की बना के दी गई, तो वो वहाँ गचा खा गए। तो ये जो गैप है रियल लाइफ एप्लीकेशंस का और जो किताबी ज्ञान का, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यदि हम इन दोनों को मर्ज कर पाएँ तभी हम अच्छे बच्चे तैयार कर पाएंगे। और जो हम कॉमिक की स्टाइल में वीडियोज़ बना रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो किताबी ज्ञान है उसको हम रियल लाइफ में लेके आ रहे हैं, रियल लाइफ में विजुअलाइज करवा रहे हैं। तो जैसे, क्योंकि आपने बहुत अच्छा किताबी ज्ञान ले लिया है लेकिन आप उसको लाइफ में अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो वो तो जीरो है ना यार। लेकिन इसमें एक उदाहरण मान लो कि आपने भी जैसा कहा कि जो वैदिक मैथ का आप काफ़ी बार जिक्र कर रहे हो, तो जो वैदिक मैथ है और जो परंपरागत जो मैथ पढ़ाई जाती है स्कूल में, जो चलता आ रहा है काफ़ी सालों से, तो उन दोनों बच्चों में सेम नंबर आ रहे हैं। मान लो कि मैथ में वो सेम बच्चा, जो पहला बच्चा है वो सेम नंबर लेके आ रहा है, दूसरा बच्चा भी सेम नंबर लेके आ रहा है, तो दोनों के अंदर फिर भी क्या आप फ़र्क बताओगे? देखो क्या फ़र्क है। बहुत बड़ा फ़र्क है। एक बच्चा जो केवल किताबी ज्ञान से या जो उसने सीखा है किताबों में, जो स्टेप बाय स्टेप करके सीखा है, तो उसको नंबर तो आ जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में भी नंबर आएंगे, क्योंकि जो टीचर को भी चेक कर रहा है वो भी तो वो स्टेप बाय स्टेप के नंबर दे रहा है। लेकिन जो बच्चा वैदिक मैथ सीख रहा है या फिर मैथ में इनोवेटिव नए तरीके अप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, तो वो बच्चा केवल किताबी ज्ञान पे नहीं है, वो रियल लाइफ में आ रहा है। चाइना में मैथ्स जब पढ़ा रहे हैं तो अभी दैनिक भास्कर में एक आर्टिकल आया था, उसमें था कि बच्चों में क्लासेज में ये चैलेंज दिया जाता है कि इस क्वेश्चन को कौन बच्चा 5 तरीके से सोल्व करेगा। सिंपल एक सिंगल क्वेश्चन है, उसको कौन बच्चा कितने ज़्यादा तरीके से सोल्व करेगा। एक बच्चा यदि उसको एक तरीके से सोल्व कर पा रहा है और वो भी किताबी ज्ञान, तो इसका मतलब वो रटाफिकेशन पे वो रटे जा रहा है। दूसरा बच्चा जो उसको 2 तरीके से सोल्व कर रहा है, इसका मतलब उसने कुछ नया सीखा है। और उसी सेम क्वेश्चन को एक बच्चा 5 तरीके से सोल्व कर रहा है, इसका मतलब है कि उसने उस क्वेश्चन को समझा है, उसके अलग अलग अप्रोचेस पे काम किया है, और वही बच्चा आगे लाइफ में सक्सेस हासिल करेगा। जी, तो ये आपका कहना है। लेकिन एक जो मैंने भी फील की है बात, और जो चीज़ मैंने देखी है, मैंने जब पढ़ाई मैंने शुरू की थी स्कूल में,
तब हमारा एक्स्ट्रा पीरियड होता था स्पोर्ट्स का। तो कभी एग्जाम होते थे तो एक्स्ट्रा क्लासेस वहाँ पे अरेंज करवाई जाती थी कि बच्चे को एक्स्ट्रा आप ध्यान रखो ताकि वो अच्छा मार्क्स लेके आए, ऑब्टेन करे। लेकिन वहाँ पर हमारा जो एक्स्ट्रा पीरियड स्पोर्ट्स का होता था उसको हटा देते थे, उसमें कोई मैथ वाले सर आ जाते थे या कोई इंग्लिश वाली मैम आ जाती थी। आज भी आप देखो बोर्ड एग्जाम्स जब आती हैं तो सबसे पहले घर पे क्या होता है, बच्चे का खेलना बंद करवा देते हैं, ठीक है ना। तो एक रिसर्च था हिलमैन 2008 का, उसमें था कि जो बच्चा ग्राउंड में जितना टाइम स्पेंड कर रहा है, 2 घंटे स्पेंड कर रहा है, मिनिमम 2-2.5 घंटे आपके ग्राउंड में जाने चाहिए बच्चे के। तो जब बच्चा 2-2.5 घंटे ग्राउंड पे स्पेंड करेगा तो उसका माइंड उतना ही शार्प हो जाएगा। तो उसने यदि ग्राउंड में 2 घंटे स्पेंड किए तो आप ये मानो कि उसने 4 घंटे की अपनी पढ़ाई को बेस्ट बना लिया है। यानी जो बच्चा 10 घंटे में पढ़ के सीखेगा, वही खेलने वाला बच्चा जो स्पोर्ट्स में भी जा रहा है, वो उस 10 घंटे की पढ़ाई को 5 घंटे में कर लेगा। तो जीत में तो अभी भी वही है। और ये बहुत सारे रिसर्च इस बात को एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि जो बच्चा खेलने में जा रहा है ना, वो पढ़ने में भी इंटेलिजेंट बनेगा। तो ये जो कई पेरेंट्स को लगता है कि भाई वो खेलना और ये सब छुड़वा देते हैं, आईआईटी की तैयारी करते हैं तब वो छुड़वा देते हैं, बोर्ड्स में छुड़वा देते हैं। नहीं, बच्चे का मिनिमम 2 आवर्स से बाहर ग्राउंड में जाना चाहिए। लेकिन एक कहावत है, काफ़ी प्रचलित है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो जो ये कहावत है पूरी गलत है। नहीं, ये पूरी गलत है। आप विवेकानंद को पढ़िए, उन्होंने क्या कहा कि भाई मुझे किताबी ज्ञान वाले की बजाय मैं उन बच्चों को पसंद करूंगा जो फुटबॉल खेलते हैं। जब तक हम बच्चा फिजिकल रूप में स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, तो खेलने से क्या होता है कि माइंड में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। जब बच्चा रनिंग करेगा ना तो उसके माइंड में ब्लड सर्कुलेशन वैसे ज़्यादा हो जाएगा, तो वो पढ़ने में भी इंटेलिजेंट बनेगा। तो मैं सारे पेरेंट्स से स्ट्रॉन्गली रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे को 2 घंटे शाम को, जिसमें थोड़ी धूप भी रहे, और ग्राउंड में ज़रूर भेजें। धूप शहर वाले पेरेंट्स को ज़्यादा आप कहना चाहोगे ये वाली बात? नहीं, धूप का मतलब है क्या है कि जैसे शाम को 5 बजे 7 बजे तब हल्की धूप रहती है ना, तब जाना चाहिए। अदरवाइज है ना, जो बच्चों के आप देखो कि स्पेक्स लग गए, चश्मे लग गए, उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि वो धूप में जा ही नहीं रहा है। वो पूरे दिन एसी में बैठा है, लाइट में बैठा है, स्कूल में भी कोई बहुत अच्छा एक्सपोजर नहीं है। साउथ कोरिया में ये हुआ कि कोविड के पहले बहुत से बच्चों को मतलब चश्मे लगने लग गए थे। तो उनके लिए एक महामारी थी एक्चुअल में ये मायोपिया। तो उन्होंने इस पे रिसर्च किया, तो उन्होंने फिर ये पाया कि भाई बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं, धूप का एक्सपोजर नहीं है। तो फिर अब ये कंपलसरी है साउथ कोरिया में कि बच्चे स्कूल में 2 घंटे बाहर धूप में खेलेंगे। धूप का मतलब है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही हो, ठीक है ना। तो उससे जो उनका चश्मे लगने की जो स्पीड चल रही थी ना, वो बैक आ गई है। अब कम से कम भी मतलब जो नए बच्चे, उनमें बहुत से बच्चे हैं जिनको चश्मे नहीं लग रहे। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि बच्चों को थोड़ा नेचुरल एनवायरनमेंट में जाने दिया। ये बड़ी बात कही आपने और इम्पोर्टेंट बात भी कही। लेकिन इसमें ये है कि जो बच्चे होते हैं, ऐसा क्यों होता है, मैं देखता भी हूँ और अपने जो अनुभव है उस पर भी बता रहा हूँ कि 200 पोकेमोन रहेंगे, उनका नाम याद रख लेंगे, लेकिन जो मैथ के फॉर्मूले हैं वो याद नहीं रहेंगे। तो इसके पीछे क्या कुछ है बात? देखो, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है ना, वही कहानी है। जब आप देखो बच्चों को आप स्पाइडरमैन की मूवी पूछो, वो एक सीन एक्सप्लेन करेगा, ठीक है ना। लेकिन आप उससे एक फॉर्मूला बता दो, अब वो आज याद रख लेगा। आप 10 दिन बाद में वो फॉर्मूला पूछ लो, वो याद नहीं रहेगा, क्योंकि उसको वो इंगेजिंग नहीं है, उसमें कोई फन नहीं है, फन एक्टिविटी है ही नहीं। इसलिए जो बोरिंग बना रखा है ना एजुकेशन को, उसको इंगेजिंग बनाने के लिए हमने कॉमिक बनाई है। यहाँ पे सुपर हीरोज हैं, विलेन है, तो उनमें जो आपस में कहानी चलती है उनमें स्टेक्स हैं। तो जब बच्चा उन कहानियों में जाता है, चैलेंजेज में जाता है, और फिर वो मैथ्स की प्रॉब्लम को सोल्व करने में मैथ्स अप्लाई करता है, तब फिर उसके लिए वो फन हो गया, तब उसके लिए वो लर्निंग लाइफ लॉन्ग हो गई। आपने अभी उदाहरण दिया था कि बच्चा जैसे सांप को देखकर डरता है, भयभीत हो जाता है, वैसा मैथ को देख के होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो बच्चे हैं, एक ये है कि मैथ एक फोबिया है और इन्फेक्शन क्या है इससे और क्या इसका इलाज है? अगर मान लो कोई फोबिया है, मैथ्स एक फोबिया है, ये मान लेते हैं, तो ये फोबिया है ना, ये सबसे ज़्यादा जो क्रिएट करता है वो है सोसाइटी, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है पेरेंट्स का और दूसरा टीचर्स का। यदि कोई मदर या फादर अपने बच्चे को बोलते हैं कि मैं मैथ्स में वीक था,
ठीक है, इसका मतलब उन्होंने बच्चे को वो फोबिया का इन्फेक्शन दे दिया है। बच्चा भी फिर उस मैथ्स से डरेगा, और वहीं पे कुछ पेरेंट्स यदि बोलते हैं बेटा मैथ्स आसान है, ऐसे कर देंगे, ठीक है, तो उन्होंने उस बच्चे को कॉन्फिडेंस दे दिया कि मैथ्स आसान है। तो ये जो फियर है ये सबसे पहले आता है घर से। यदि पेरेंट्स ये कहना छोड़ दें कि मैथ्स से डरता था, मेरे मैथ्स में कम नंबर आते थे, तो बच्चा के लिए डर ख़त्म हो जाएगा। दूसरा आता है टीचर्स का। यदि टीचर्स बच्चे को जज करना छोड़ दें कि तू मैथ्स में वीक है, तू ये कर ही नहीं पाएगा, तू मैथ्स लायक ही नहीं है, जब टीचर्स इस तरह के डायलॉग बाजी बंद कर दें और वो बच्चे को इनकरेज करें, बच्चे को मोटिवेट करें कि बेटा कर लेगा। हो सकता है कोई बच्चा 5 बार में सीखेगा, हो सकता है कोई 2 बार में सीखे, हो सकता है किसी को 7 बार लगे, लेकिन सीख सकता है बच्चा। तो जो इन्फेक्शन है इसकी शुरुआत है पेरेंट्स और टीचर्स। अगर आपको मैं एक सवाल पूछूं राजा सर कि स्कूल से एक चीज़ आपको डिलीट करनी है तो वो चीज़ क्या रहेगी? स्कूल से एक चीज़ डिलीट करनी है तो वो मुझे लगता है होमवर्क होना चाहिए। होमवर्क को डिलीट कर दिया जाना चाहिए। होमवर्क का कोई रोल नहीं है, वो बच्चे को मशीन बना रहा है। बच्चे के पास आज यदि मैं पीछे जाके मेरी लाइफ में भी देखूं तो मैं मैथ्स में हमेशा से अच्छा था, ठीक है, पढ़ाई में भी अच्छा था, लेकिन फिर भी एक चीज़ जो मुझे प्रॉब्लम करती थी वो होमवर्क ही था। पूरे टाइम मन में रहता है कि होमवर्क नहीं किया, होमवर्क नहीं किया, ठीक है ना। तो ये यार आप बच्चों से बात करो ना यार, आप बच्चों से खुल के बात करो कि बेटा होमवर्क मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि 100% बच्चे बोलेंगे नहीं। तो होमवर्क से हम उसको मशीन बना रहे हैं, जबकि बच्चे को जो 10-12 साल तक का टाइम है वो तो उसके लिए इतना ओपन होना चाहिए। जब 5 साल 7 साल का जो बच्चा होता है उसका इमेजिनेशन पीक पे होता है। आप ये देखो कि यदि 5-7 साल का बच्चा ना उसको अपने इमेजिनेशन के पीक पे है, उसके बाद उसका इमेजिनेशन घटता जाता है। यदि हम उस एज ग्रुप में उसको होमवर्क में और कोई स्पेलिंग रटवाने में या कोई टेबल रटवाने में ख़राब करें ना, तो आप देखो कि हमने उस बच्चे का पोटेंशियल कैसे मार दिया। तो होमवर्क मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ओलंपियाड को लेकर एक चर्चा चलती है कि जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड या गिफ्टेड बच्चे होते हैं वही ओलंपियाड में जा सकते हैं, कुछ मेडल लेके आ सकते हैं। नहीं, ये एक्चुअल में ये कोज एंड इफेक्ट का इन्वर्स रिलेशन है। जो बच्चा ओलंपियाड की तैयारी कर रहा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। क्योंकि ओलंपियाड में जो प्रॉब्लम्स हैं वो रटी रटाई या घिसी पिटी नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट उसको नई नई सिचुएशन में पूछेगा। आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, फिर उस कॉन्सेप्ट को हम 10 अलग अलग सिचुएशन में कैसे अप्लाई करेंगे वो सिखाता है। तो जो बच्चा ओलंपियाड की तैयारी कर रहा है वो रियल लाइफ में आगे जाके एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाएगा। तो ये ओलंपियाड क्या बड़े बच्चों के लिए भी होता है या छोटे बच्चे भी? नहीं कि ओलंपियाड, अब आप ये बताओ कि वैभव सूर्यवंशी को 18 साल के बाद क्रिकेट खेलनी चाहिए थी या फिर उसको 9-10 साल से उसने तैयारी की, कौन सा बेटर था? जब से उसने होश संभाला तब से वो खेलना शुरू कर दिया था। तो ये होना चाहिए ना। तो जब से बच्चा होश संभाल रहा है तब से उसको ओलंपियाड करनी चाहिए। सिंगापुर, हांगकांग, चाइना, जापान, यहाँ पे तो LKG UKG से ओलंपियाड स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो एक्चुअल में ओलंपियाड कोई प्रेशर नहीं है यार। ओलंपियाड तो मैथ्स की प्रॉब्लम या साइंस की प्रॉब्लम को देखने का एक अलग नजरिया है कि जो कॉन्सेप्ट, जो फॉर्मूला आपने एक सिचुएशन में रटा है, एक में पढ़ा है, क्या आप उसको 10 जगह से रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो? तो वहाँ से तो बच्चे का दिमाग खुलेगा। तो जितना जल्दी, जितना अर्ली स्टेज में बच्चा ओलंपियाड्स की तैयारी शुरू करेगा उतना ही वो बेटर बनता जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो 20 साल बाद कौन याद रखेगा कि ये बच्चा उसमें 7th क्लास 8th क्लास में पढ़ता था और मेडल लेके आया था? नहीं आपने बिल्कुल सही बोला कि कौन याद रखेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उस प्रोसेस में, उस ओलंपियाड की तैयारी की प्रोसेस में जो वो बच्चा बना है वो बच्चा तो पूरी जिंदगी रहेगा ना। उस ओलंपियाड के क्वेश्चंस के साथ जब वो जूझता है, जब वो लड़ता है, उसने वो अपना माइंड सेट जो तैयार किया, जो उसका डेवलपमेंट हुआ, वो डेवलपमेंट तो पूरी ज़िंदगी रहेगा ना उसके साथ है। ओलंपियाड के गोल्ड मेडल या मेडल कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन जो उस प्रोसेस में जो बच्चा डेवलप हुआ है, वो जो नया पर्सन बना है, वो पूरी ज़िंदगी जीतता जाएगा। तो ओलंपियाड का कुछ प्रेशर नहीं रहेगा क्योंकि सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है, बच्चे ओलंपियाड की तैयारी क्या करेंगे? सिलेबस इतना हो गया है स्कूल के अंदर आज। नहीं, ये मिसकंसेप्शन है। यदि बच्चा ओलंपियाड की तैयारी करेगा तो वो बहुत जल्दी सिलेबस कवर कर लेगा। आप इसको ऐसे समझो, एक बच्चा केवल एक फॉर्मूले को रट रहा है, ठीक है ना, और यदि उसी बच्चे को उस फॉर्मूले के साथ उसके रियल लाइफ की 10 एप्लीकेशन और बता दी जाएँ तो कितना आसान हो जाएगा।
तो जो बच्चा ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहा है वो सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म करने लग जाएगा। ये मिसकंसेप्शन है। हम बच्चे को केवल वो मार्क्स पे तोल रहे हैं बीवी कि कौन कितना ज़्यादा रट रहा है। आज का हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो आज भी वह उसी बच्चे को रिवॉर्ड दे रहा है जो बहुत ज़्यादा रटने में एक्सपर्ट है, रट रहा है, उसको रिप्रोड्यूस कर रहा है इन्फॉर्मेशन को। एआई के आने के बाद उससे की ज़रूरत ही नहीं है, आप 2 बात बोलो वो आपको 50 बातें निकाल के देगा। तो जो लॉजिकल थिंकिंग है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उसका ज़माना है। वहाँ पे ये जो आज अभी जो एजुकेशन सिस्टम में बच्चे रट के जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ना इन्फॉर्मेशन, उन बच्चों का फ्यूचर नहीं है। जो अपनी लर्निंग्स पे वर्क कर रहा है, अपनी स्किल्स पे वर्क कर रहा है ना, उस बच्चे का फ्यूचर है। इसमें एक सवाल ये होता है कि मैथ के अंदर मैं खुद अभी भी मैथ का नाम ले रहा हूँ तो मैं खुद डर रहा हूँ अंदर ही अंदर, क्योंकि मैंने अपनी रियल लाइफ में मैथ काफ़ी झेली है मुझे लगता है। तो मैथ के अंदर जो है वो प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है या कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? देखो, अभी जो आपने एक वर्ड बोला कि मैं झेली है इस पर मैं बोलूँगा कि बहुत बार ऐसा होता था जब मैं 8th 9th में था तो मैं पूरी रात, ठीक है ना, पूरी रात, आप विश्वास नहीं करोगे, पूरी रात मैथ सोल्व करते हुए सुबह हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था, ठीक है ना। जब सुबह रूम में बाहर से लाइट आती या आसपास चहल पहल होती तब पता चलता कि दिन हो गया। तो वो वही क्वेश्चन से आपके लिए झेलना थे और वही मेरे लिए एंजॉय था। तो ऐसा क्यों? वो बहुत बड़ा रोल है कि आपने मैथ्स को कैसे देखा, मैंने कैसे देखा। और यही न्यून यूनिवर्स पे हमारा विजन है कि बच्चों को मैथ्स का जो फियर है ना उसको ख़त्म किया जाए, उसके लिए उसको इंगेजिंग बना जाए, फन बनाया जाए। तो जो पॉइंट है कि भाई बच्चा मैथ्स से डर रहा है, ठीक है ना, वो एक्चुअल में मैथ्स का डर बना दिया गया है, ठीक है ना। तो जैसे बच्चा कॉन्सेप्ट पे जाएगा, उसकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी, उतना ही वो प्रैक्टिस को एंजॉय करेगा। तो सबसे पहला जो पार्ट है मैथ्स में, एक चीज़ और दोबारा एक्सप्लेन करूँगा, मैथ्स 1 by 1 टिका हुआ है। जैसे मान लो एक 100 मंजिला इमारत है तो उसमें एक एक मंजिल बनी हुई है। ऐसे मैथ्स का फाउंडेशन है, फिर मैथ्स का उसके पास सारी चीज़ मैथ्स, सारी मैथ्स इंटरलिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा किसी एक पार्ट में, जैसे मान लो किसी को नंबर सिस्टम नहीं आता तो वो अलजेब्रा में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि कोई बच्चा कंप्लीट मैथ्स में स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब वो कंप्लीट में ही है। आप हिस्ट्री में हो सकता है कि कोई मिडिवल हिस्ट्री में हो जाए, कोई मॉडर्न हिस्ट्री में बन जाए, या कोई पॉलिटी में हो जाएगा, एंशिएंट हिस्ट्री में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। तो हिस्ट्री में तीनों पार्ट अलग हैं, आप तीनों को कैसे भी पढ़ सकते हो। लेकिन मैथ्स में सबसे पहले नंबर सिस्टम है, मतलब ये कि मैथ्स एक के ऊपर एक चैप्टर बना हुआ है। इसीलिए मैथ्स में प्रॉब्लम आती है कि यदि बच्चा वो सारे कॉन्सेप्ट सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़ा है तो फिर वो उसकी वो कॉन्सेप्ट वीक रहेगा ना, तो उसको प्रैक्टिस में मज़ा नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है ना, और फिर आप कितनी भी प्रैक्टिस करो। अगर राजा सर को किसी पेरेंट्स से कोई बात कहनी हो तो वो क्या बात कहेंगे इस मैथ के रिगार्डिंग? इसमें देखो, मैं पेरेंट्स से एक ही बात कहूँगा कि आपका बच्चा वीक नहीं है। आप अपने बच्चे को केवल मैथ्स के नंबर से या रिपोर्ट कार्ड के नंबर से जज करना बंद कर दो। आपका बच्चा, आपका क्या, हर बच्चा, दुनिया में हर बच्चा इंटेलिजेंट है, ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है, ठीक है। भारत का हर बच्चा इंटेलिजेंट है, जीनियस है। मैं इस बात पे बहुत अच्छे से विश्वास करता हूँ और यही मैं हर पेरेंट को कहना चाहूँगा कि आपका बच्चा बहुत जीनियस है। जो चीज़ें हमें बच्चे के जीनियस को बाहर निकालने में है ना, वो एफर्ट होने चाहिए। इस पे, इन एफर्ट्स पे भी बात करेंगे। पहले मैं एक आपको पोलगर सिस्टर्स की छोटी सी कहानी बता देता हूँ। पोलैंड में एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि भाई मैं किसी भी बच्चे को जीनियस बना सकता हूँ, ठीक है। उनकी शादी होने से पहले की बात है। फिर सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई आप इतने ही हो तो आप अपने बच्चों को जीनियस बना दूँ। तो उन्होंने अपनी शादी से पहले चीज़ें लिखी कि मेरे जितने बच्चे होंगे, ठीक है, मैं उन सब बच्चों को जीनियस बनाऊँगा। उनकी 3 बेटियाँ हुई, तीनों बेटियाँ पोलगर सिस्टर्स के नाम से जानी जाती हैं और चेस की बेहतरीन टॉप क्लास खिलाड़ी हैं। उनमें से जूडिथ
जूडिथ पोलगर, उन पे तो नेटफ्लिक्स पे के क्वीन ऑफ चेस ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। तो ये पोलगर सिस्टर्स की कहानी ज़रूर पेरेंट्स को पढ़नी चाहिए, ठीक है। और यही मेरा विश्वास है कि बच्चों को, किसी भी बच्चे को जीनियस बनाया जा सकता है। और यही रीज़न था कि हमने जब रोमा पढ़ना शुरू भी नहीं किया था तब भी वो वीडियो शूट किया था, पहला वीडियो कि वो गोल्ड जीतेगी, और वो उसने लगातार वो गोल्ड जीत के प्रूव भी किया है। कितने गोल्ड जीत लिए? उसने 13 गोल्ड जीते हैं मैथ्स ओलंपियाड से। 13 गोल्ड। तो सभी पेरेंट्स को मैं ये स्ट्रांगली बोलना चाहूँगा कि आप बच्चे को ना केवल मार्क्स पे जज मत करो। आपका बच्चा जीनियस है, आप उसको जीनियस बनाने पे एफर्ट डालो। और जीनियस बनाने का सबसे पहला पॉइंट क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है कि बेटा तू जीनियस है, तू कुछ भी कर सकता है। जिस दिन आपने बच्चे को ये विश्वास दिला दिया, वो कुछ भी कर जाएगा। और ये तो भी मतलब जो वेस्टर्न रिसर्च है उनमें प्रूव हुई है। आप विवेकानंद में देखिए, विवेकानंद में बहुत पहले कहा है कि यदि हम बच्चे को भी विश्वास दिला पाएँ कि तो इस पहाड़ को तोड़ देगा, तो वो बच्चा बचपन से यदि विश्वास एक्सेप्ट कर लेता है, उसका माइंड इस चीज़ को बिलीव कर लेता है, तो वो बड़ा होकर पहाड़ तोड़ देगा। तो हमें हमारे जो पुराने संस्कार हैं, जो हमारी फिलोसफी हैं, उन पे वर्क करना चाहिए। बच्चों को जो महान हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनकी कहानियाँ सुनानी चाहिए, और वहाँ से जो कॉन्सेप्ट हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए वो उनको समझानी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बस ये है कि अपने बच्चों पे विश्वास रखना चाहिए और उनको ये विश्वास दिलाना चाहिए कि बेटा तू जीनियस से कुछ भी कर पाएगा। तो काफ़ी अच्छी चर्चा रही और काफ़ी क्वेश्चंस लिख के लाया था मैं कि राजा सर से ये सवाल पूछना है और जानना है, क्योंकि मैथ आपके जैसा कोई टीचर मिलता हमें उस दरमियान या फिर कुछ ये जो वैदिक मैथ है, तो काफ़ी हो सकता था कि मैं मैथ में होशियार रहता। हालांकि थोड़ा बहुत तो होशियार हूँ, लेकिन काफ़ी इसमें आपको जो एक फिजिसिस्ट हैं फिनमैन, उनके फिनमैन टेक्निक के नाम से, मतलब वो फिजिसिस्ट भी हैं और वो बहुत अच्छे टीचर भी रहे हैं, ठीक है। उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। तो फिनमैन टेक्निक के नाम से उनकी बहुत सी टीचिंग की टेक्निक्स फेमस हैं। फिनमैन टेक्निक के बारे में भी पेरेंट्स को जानना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि यदि आपका बच्चा किसी सब्जेक्ट में वीक है, इसका मतलब है कि उसका टीचर बेकार था। अच्छा, ठीक है ना। यदि अच्छा टीचर किसी बच्चे को मिलता है तो बच्चे की दिक्कत ही नहीं है ना, बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है। यदि उसको अच्छा टीचर मिले जो उसको अच्छे से समझाए और समझाने के साथ पढ़ने के लिए मोटिवेट करे, इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे, तो यदि ऐसा टीचर किसी बच्चे को मिलता है तो वो हमेशा जीतेगा। जैसा गुरु वैसा चेला। एग्जैक्टली, जैसा गुरु वैसा चेला। सर अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और जो लोग देख रहे होंगे इस पूरी चर्चा पर आपका क्या कुछ मानना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी बातचीत लगी, और भी ऐसी बातचीत आपके सामने हम लेकर आएंगे। तो ये पहला अनुभव था, कोई टीचर से हम बातचीत कर रहे थे राजा सर से। और पेरेंट्स को मैं ये भी कहूँगा कि यदि आपका पूरी चर्चा में कहीं भी आपका ये लगे कि भाई ये पॉइंट से आप सहमत हैं, इस पे सहमत नहीं हैं, तो वो भी आप ज़रूर लिखिए। आगे जल्दी हो सकता है कि हम एक नया एपिसोड करें, तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे, या फिर आप हमारी बातों से सहमत नहीं हैं, तब भी आप लिखिए, ठीक है ना। क्योंकि अगले में मैं जो भी बात बोल रहा हूँ मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, सारा का सारा साइंटिफिक रिसर्च है, ठीक है। तो मैं आपको वो साइंस के जो रिसर्च हैं वो शेयर करूँगा, और उम्मीद करते हैं कि पेरेंट्स बच्चों के साथ अच्छा जो आपने कहा है वो उससे सीख लेके कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे, अच्छा करेंगे। और अल्टीमेटली हमारा जीवन का लक्ष्य यही है कि भारत का हर बच्चा अच्छा पढ़ने में अच्छा बने और हम विश्व गुरु बने। और मैथ्स में तो हमें बहुत आगे जाना है, क्योंकि एआई के बाद जो सारा फ्यूचर है वो मैथ्स पे आके टिक गया है। जिस समाज में, जिस देश में, जिस सोसाइटी में मैथ्स स्ट्रॉन्ग वाले बच्चे बनेंगे वो उसी का फ्यूचर है। इसलिए हमने जो राह पकड़ी है कि बच्चों को मैथ्स में स्ट्रॉन्ग बनाना है, और हम तो हज़ारों साल से मैथ्स में बहुत अच्छे रहे हैं यार, ठीक है। चाहे बुधायन हो जिसको पाइथागोरस थ्योरम से पढ़ रहे हैं, चाहे माधवा हो, चाहे ब्रह्मगुप्ता हो, चाहे आर्यभट्ट हो, तो हमारे तो इतने महान मैथमेटिशियन साइंटिस्ट हैं। हमें उस परंपरा को आगे बढ़ाना है और दोबारा एक नए भारत को जन्म देना है। इसमें हम लोग पूरा एफर्ट डाल रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो पेरेंट्स इस एपिसोड को देख रहे हैं वो भी इससे सीख लेंगे और मोटिवेट करेंगे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, यही उम्मीद है। तो राजा सर ने जो कहा है आपसे कि आप सहमत है तब बताइए,
क्या बात अच्छी लगी और किस बात पर आपको कुछ राय है वो भी बता सकते हो, और नहीं लगी हो तो भी बता सकते हो, आप आज़ाद हो। बने रहिए द खबरों के साथ। नमस्कार। नमस्कार।